कहता है यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म अ सर्च लार्ज ऑर्गेनिज्म। हम इस सारे के पीछे पड़ घूमते रहते हैं कि कैसे एक सिंगल सेल एक लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। कहता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडेड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको बताएं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, एक सेल का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ का क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू डिवाइड, एंड रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोड्यूस न्यू वन। तो हमको पता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको ग्रो करना है, उनके साइज को ग्रो करना है तो उनको क्या करना होगा, ग्रोथ करना होगा। अगर उनको अपने साइज में इंक्रीजमेंट करना है तो ग्रोथ करना होगा। रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, प्रोड्यूस करना होगा न्यू सेल। तो ये दोनों कहीं ना कहीं लाइफ के या फिर आपके सेल के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कहता है सारे जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं डिवाइडिंग इनटू टू, जिसमें से इच पेरेंटल सेल, हर एक पेरेंटल सेल आपके दो डॉटर सेल बना लेते हैं जब भी वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इच टाइम दे डिवाइड। डॉटर सेल का मतलब नहीं है मेल एंड फीमेल। डॉटर सेल का मतलब है कि उसका यंग वन, उसका ऑफ स्प्रिंग, उसका चाइल्ड वन, या फिर जो न्यूली प्रोड्यूस हुआ है उसको वो डॉटर बोल दे रहा है। डॉटर डजेंट मीन कि आपका वो मेल एंड फीमेल की बात किया है। डॉटर सेल का मतलब होता है कि वो बेसिकली कह रहा है कि वो जो पेरेंट्स, जो उसके दो बच्चे बने हुए हैं, उस दो बच्चे की वो बात कर रहा है, जो दो न्यू सेल्स बने हुए हैं उनकी बात कर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन। पहले हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी भी देखेंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम क्लियर करेंगे। एट द एंड एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी के एक लाइन क्लियर करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट हम समझते चलेंगे साथ साथ में। आ जाओ, सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्या मतलब होता है, सेल साइकिल का और सेल डिवीजन का। सबसे पहले सेल साइकिल का कहीं ना कहीं मतलब है कि चीजें घूम के एक पास आएंगी, फिर से आएंगी वो घूम के। तो सेल साइकिल मतलब होता है कि पहले अपना सेल क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा डिवाइड करने के लिए। सेल प्रिपेयर हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, मतलब सेल प्रिपेयर होने का मतलब है कि सेल ग्रो करेगा। जो भी उसके ऑर्गेनेल हैं, जो भी उसके आपके कंटेंट है, उन चीज़ों को क्या करेगा, वो डबल करेगा, डीएनए का डुप्लीकेशन करेगा, जीनोम को डबल करेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद, मतलब वो खुद को प्रिपेयर करने के बाद वो क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा। फिर जो सेल डिवाइड किया, वो जो डॉटर सेल बने, मानो एक पेरेंट सेल है, वो पेरेंट सेल क्या किए, मैच्योर हो चुके हैं, डिवाइड किए, दो हमारे डॉटर सेल बने। वो दोनों डॉटर सेल भी क्या करेंगे, ग्रो होंगे, मैच्योर करेंगे, अपने सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कंटेंट को डबल करेंगे। तो वो फिर क्या करेंगे, ग्रो हुए, मैच्योर हुए, और फिर वो क्या किए, डिवाइड करके फिर वो अपने दो दो डॉटर सेल बनाए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस क्या हो गया, एक साइक्लिक हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मतलब सेल अपना डिवाइड कर रहा है, उस साइकिल को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि एक बार पेरेंट दो डॉटर सेल बनाए, वो दोनों डॉटर सेल मैच्योर होने के बाद, क्योंकि वो अब आफ्टर सम टाइम बाद वो पेरेंट सेल बन जाएंगे, फिर वो आपके चार डॉटर सेल बनाए। तो ऐसे करके चीज़ें क्या होती जाएगी, डिवीजन होते चलेगा। तो हम एनसीईआरटी के लाइन से स्टार्ट करते हैं, बाकी जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी समझने की, वहाँ हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। आ जाओ। कहता है आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। आप लोग इस बात को लेके अवेयर हो कि आपकी जो हाँ, हम लोग इस बात को लेके अवेयर हैं कि सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हम एक सिंगल सेल रहते हैं, और वो सिंगल सेल ही क्या करता है, आपका डिवाइड करता है और आपके डॉटर सेल बनाते हैं। फिर ये दोनों डिवाइड करेंगे, ऐसे करके एक सेल मिलियन ऑफ द सेल्स बनाते हैं। एंड अगर एक टाइम पे जाके 1 मिलियन सेल हो गया, अब आप समझो, जैसे ये एक सेल डिवाइड कर रहा है और दो सेल बना रहा है, वैसे ही जब 1 मिलियन सेल बन जाएंगे और वो एक बार डिवीजन करके कितना बना लेंगे, 2 मिलियन सेल बना लेंगे, फिर वो 4 मिलियन, ऐसे करके हमारी पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। पूरा का पूरा एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो आपको जितने बड़े से बड़े लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म भी दिखते हैं, उनकी लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, सिंगल सेल। आप याद करो, आप लोग ये 11th क्लास है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि स्पर्म, वेट, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं।
सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप लोग पढ़े होंगे कि स्पर्म, मेल गैमिट स्पर्म एंड फीमेल गैमिट ओवम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। हम लोग पढ़े होंगे। और वो जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? कहीं ना कहीं सिंगल सेल होता है। 10th क्लास में पढ़े होगे आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो ये क्या होता है? सिंगल सेल होता है। यही सिंगल सेल, यही जाइगोट डिवाइड एंड डिवाइड करके, पहले वो क्या बनाएगा? एक सिंगल सेल है जाइगोट, वो डिवाइड करता है आपके दो पार्ट में, ऐसे करके वो दो से क्या बनाता है? चार सेल बनाते हैं। मोरूला, ब्रास्टूला, ये सारी स्टेज आपने पढ़े होंगे। तो ये सारे स्टेज क्या होते हैं? सेल्स हमारे, जो जाइगोट एक सिंगल सेल था वो अब क्या किया है? कंटिन्यूअसली डिवाइड करके आपके मल्टीपल्स ऑफ द सेल्स बना लिए, मिलियंस ऑफ द सेल्स बना लिए, और वही एक सिंगल सेल से हमारे आपके सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होगा ये जाइगोट जो होता है? याद रखेंगे, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होगा, जाइगोट ऑलवेज जो होगा वो सिंगल सेल का बनेगा। मतलब कि जाइगोट हमेशा जो होगा वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। मतलब कि चाहे ऑर्गेनिज्म, मानो कि यहाँ पे स्पर्म क्या है? एन है। अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे एन है, ओवम भी क्या है? एन है। ये दोनों मिलके जाइगोट क्या बनाएगा? 2n बनाएगा। समझो, अगर ये तुम किस किस की बात करते हो? हैप्लॉइड वाले ऑर्गेनिज की बात करते हो, तो हैप्लॉइड वाले ऑर्गेनिज में मेल का एन, फीमेल का एन, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? जाइगोट 2n बन जाएगा। अब आ जाओ डिप्लॉयड वाले केस में। डिप्लॉयड मतलब 2n, डिप्लॉयड का मतलब हो जाएगा 2n। आपको पता है कि ये 2n मियोसिस कर लेते हैं, हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर ही है मियोसिस और माइटोसिस करने पे, बट बेसिक मैं समझा रही हूँ आपको कि ये n और n बना लेंगे, और फीमेल का भी 2n, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज की बात कर रहे हैं तो फीमेल भी 2n होगी, n और n बना लेंगे। और ये मानो कि ये एक ओवम, ये ओवम, ये स्पर्म, ये स्पर्म, मानो ये इसके साथ फर्टिलाइज किया, या फिर ये इसके साथ किया, या फिर ये इसके साथ, या फिर आपके ये इसके साथ, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? 2n ही बनेंगे ना। सारे के सारे वो क्या बन जाएंगे? 2n बन जाएंगे। तो जाइगोट फिर से हमारा क्या बन गया? 2n बन गया। तो चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो, जाइगोट हमेशा क्या बनेगा? डिप्लॉयड बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो अगर मानो कि हैप्लॉइड है तो हमको तो ये वाला नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करना होगा? लेके आना होगा ना, क्योंकि वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉयड तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको, इस हैप्लॉइड को, ये सॉरी जो डिप्लॉयड बना है हमारा, इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे अब हम मियोसिस करा के ऑर्गेनिज को क्या बना देंगे? एन और एन बना देंगे। आप लोग प्लांट किंगडम वगैरह पढ़ चुके होंगे। अब तो मैं बेसिक आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि अगर सेल साइकिल सेल डिवीजन तक आप लोग पहुंचे हो। बहुत सारे जगह पे पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन भी पढ़ा दिया जाता है, तो अगर नहीं पढ़े हो तो प्लांट किंगडम में पढ़ने मिल जाएगा कि आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं। ब्रायोफाइटा वगैरह क्या करता है? हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या बनते हैं? डिप्लॉयड बनते हैं। और उसमें से कुछ सेल क्या हो जाते हैं? वो मियोसिस करके आपके हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड क्या कर लेते हैं? अपने ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ब्रायोफाइटा बन जाते हैं। तो ये ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। तो मैं वही समझा रही थी कि एक सिंगल सेल से, हमारा पॉइंट कहाँ था कि एक सिंगल सेल से कैसे मल्टी सेलुलर बनते हैं, कैसे आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट जो मेरा सिंगल सेल था उससे, अच्छा ये कंफ्यूजन में मत रखना कि सिंगल सेल और हैप्लॉइड डिप्लॉयड अलग अलग होता है। सिंगल सेल का मतलब है कि सेल सिंगल है। डिप्लॉयड और हैप्लॉइड बताता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर सिंगल सेल है तो वो सिंगल सेल डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड करके आपके मिलियंस ऑफ द सेल्स बनाता है, और वैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन होता है। आ जाइए, हम पढ़ेंगे अपना फिर से। कहता है यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म अ सर्च लार्ज ऑर्गेनिज्म। हम इस सारे के पीछे घूमते रहते हैं कि कैसे एक सिंगल सेल एक लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। कहता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडेड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको पता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है? एक सेल का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू डिवाइड। एंड रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूस न्यू वन। तो हमको पता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको ग्रो करना है, उनके साइज को ग्रो करना है, तो उनको क्या करना होगा? ग्रोथ करना होगा। अगर उनको अपने साइज में इंक्रीजमेंट करना है तो ग्रोथ करना होगा। रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, प्रोड्यूस करना होगा न्यू सेल। तो ये दोनों कहीं ना कहीं लाइफ के या फिर आपके सेल के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा जब आपने कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर
नहीं होते हैं। कहने का ये मतलब है कि ग्रोथ तो नॉन लिविंग बीइंग में भी होता है, वो एक्सप्लेन किया होगा पूरे चैप्टर में। रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज करें, रिप्रोडक्शन आपके बहुत सारे नहीं करते, जैसे कि स्टेराइल कपल्स नहीं करते हैं, वर्कर भी नहीं करते हैं, आपके म्यूल्स नहीं करते हैं, तो ये सारे एक्सेप्शन है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। हाँ, ये माना जाता है कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग नहीं कर सकता है, लेकिन लिविंग में भी कुछ लोग एक्सेप्शन में आते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं समझते। यहाँ पे ये समझाने का ये मतलब है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इन नॉर्मल केस। वो आप जब नॉन लिविंग को साथ में काउंट कर लेते हो जब ग्रोथ में, तो वो हम एक्सेप्शन समझ लेते हैं। इधर में रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन आ जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं लिखा हुआ है, होता भी नहीं है वैसे तो। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म होता है, कंसिस्टेंस होता है, ये सारी चीजें हमने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। बाकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लाइफ एंड आपके लिविंग ऑर्गेनिज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन जनरल टर्म मान लिया जाता है। अगर आप एक्सेप्शन की बात ना करो, नॉन लिविंग की बात ना करो, या फिर ये म्यूल्स, स्टेराइल कपल एंड आपके वर्कर बी की बात ना करो तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल के, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज के लिए क्या है, जरूरी है। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। कहता है कि हमारे जो सारे सेल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, किससे, बाय डिवाइडिंग इनटू टू, वो डिवाइड करते हैं। समझो, आपने पढ़ा होगा ये भी चीज जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिप्रोडक्शन और डिवीजन दोनों इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर लेते हैं। इंटरचेंजेबली का क्या मतलब है कि इंटरचेंजेबली का क्या मतलब है, समझो, मानो कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब ये डिवाइड करेगा, तो इसके डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि एक से ये दो बनाएगा, तो इसके रिप्रोडक्शन का भी तो यही मतलब होता है ना कि अपने वो कंटेंट को, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या कर लेगा, ये अपने कंटेंट को डबल करके एंड डिवाइड कर देगा। इसलिए इन जनरल हम लोग यूनिसेलुलर में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं आपके रिप्रोडक्शन एंड डिवीजन को, कि या तो आप बोल दो, क्योंकि मानो कि मैंने क्लास में बोला, समझो मैंने क्लास में बोला कि ये मैंने डायग्राम बनाया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, तो इसमें 50% स्टूडेंट ये बोलेंगे कि ये डिवीजन किया है, तो 50% ये भी बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन किया है। आपने देखा होगा कि अमीबा कैसे करता है, मानो ये आपका अमीबा है, तो अमीबा कैसे किया, आपका वो जैसे आपका सेल साइज जब से इंक्रीज होगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा साइटोप्लाज्म का, और वो फिर क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्शन भी किया है, और कुछ लोग इसको डिवीजन भी बोल देंगे, तो इंटरचेंजेबली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम यूज कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो कहता है सारे जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं डिवाइडिंग इनटू टू, जिसमें से इच पेरेंटल सेल, हर एक पेरेंटल सेल आपके दो डॉटर सेल बना लेते हैं, जब भी वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इच टाइम दे डिवाइड। डॉटर सेल का मतलब नहीं है मेल एंड फीमेल, डॉटर सेल का मतलब है कि उसका यंग वन, उसका ऑफ स्प्रिंग, उसका चाइल्ड वन, या फिर जो न्यूली प्रोड्यूस हुआ है उसको वो डॉटर बोल दे रहा है। डॉटर डजेंट मीन कि आपका वो मेल एंड फीमेल की बात किया है। डॉटर सेल का मतलब होता है कि वो बेसिकली कह रहा है कि वो जो पेरेंट्स जो उसके दो बच्चे बने हुए हैं, उस दो बच्चे की वो बात कर रहा है, जो दो न्यू सेल्स बने हुए हैं उनकी बात कर रहा है। कहता है दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो। अब वो जो नया फॉर्म हुआ है डॉटर सेल भी, मानो कि ये हमारा एक सेल था, ये डिवाइड हुआ और ये दो सेल बनाया, पेरेंट सेल जो हमारे थे वो डिवाइड होके दो सेल बनाए। अब ये दो सेल भी तो डिवाइड करेगा ना, ये दो सेल भी डिवाइड करेगा, ये भी ग्रो होगा, तो वही कहता है कि आपके ये डॉटर सेल भी क्या होंगे, खुद में वो ग्रो करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, और ऐसे करके वो एक नया सेल पॉपुलेशन दे देंगे। ऐसे सेल्स क्या हो जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे एंड डिवाइड करते जाएंगे, और हमारा सेल पॉपुलेशन होगा। That is formed by the growth and division of the single parental cell and its progeny। ये कैसे होगा, न्यू सेल का पॉपुलेशन कैसे बनेगा, वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, एंड क्या करेगा उसके बाद, वो सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड करेंगे और उसकी प्रोजेनी भी डिवाइड करेगी। पहले तो पेरेंट सेल किए, अब उनके प्रोजेनी बने, वो प्रोजेनी भी ग्रो करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, और ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा सेल पॉपुलेशन बन जाएगा। अब दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि जो ये साइकिल चल रहा है ग्रोथ एंड डिवीजन का, वो क्या अलाउ करता है कि एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बन जाएंगे, आपके मिलियंस ऑफ द सेल्स बन जाएंगे, बहुत सारे सेल्स, थाउजेंड ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ द सेल्स बन जाएंगे। वही कहता है कि सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल, वो सिंगल सेल को अलाउ करता है टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ द सेल्स।
क्या बन जाएगा, हमारे एक सिंगल सेल से हमारे मिलियन ऑफ द सेल्स बन गए। कैसे, वो एक साइकिल चल रहा है, ग्रोथ होना डिवीजन होना, ग्रोथ होना डिवीजन होना, और वो पूरा का पूरा हमारे एक सेल से एक कह लो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन रहा है, या फिर मिलियंस ऑफ द सेल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये हमारा इंट्रो खत्म हो गया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे ग्रोथ होगा, कैसे सेल डिवीजन होगा। मेनली तो हमको सेल डिवीजन के बारे में इसमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है कि सेल कैसे साइकिल करेगा, मतलब कैसे वो डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, एंड अब फिर आपको डिवाइड कर रहा है। तो ये सारे प्रोसेस हम देखेंगे। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो सब जाइगोट पे जाके रुक गए होते, या फिर सेल डिवीजन नहीं होता तो पहली बात तो जाइगोट भी नहीं होता, होते ही नहीं। एक सिंगल सेल आया, अगर वो सिंगल सेल डिवाइड किया तभी तो आज हम मल्टी सेलर बन पाए हैं ना। तो सेल डिवीजन बहुत, आज हम लोग जिस वजह से भी हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है कि लोग मल्टी सेलर बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, सब सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवाइड किया है तो जाके हुआ है, या फिर चलो अचानक से अगर सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है तो इंसान तो यहीं से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेल डिवीजन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल, मतलब कि सेल के डिवीजन के टाइम पे क्या क्या होगा, पहले तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ऑब्वियसली अगर पेरेंट के पास कोई एक चीज है और उनके दो बच्चे हैं तो उनको दोनों को देना है ना, तो उसके लिए वो जो एक चीज है उसको वो क्या कराएंगे, कॉपी कराएंगे, या फिर दो चीज वो खरीद के लेके आएंगे। तो वही मतलब है कि यहाँ पे एक डीएनए एक पेरेंट के पास प्रेजेंट है, उसका रेप्लिकेशन होगा। बेसिक पता होगा, उम्मीद करती हूँ, फिर भी बता देती हूँ। डीएनए से डीएनए बनने को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनेगा, उस चीज को रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनना, तो डीएनए से डीएनए बनना मतलब कॉपी बना, तो उसको हम रेप्लिकेशन बोल देंगे, रेप्लिका बना उसका। तो क्या क्या होगा आपके ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगा। ऑब्वियसली अब मानो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा बेसिकली अंदर में हमारा ये साइटोप्लाज्म है, तो ये सेल का साइज जब तक इंक्रीज नहीं होगा, बेसिकली आगे चल के पढ़ोगे कि सेल डिवीजन होता क्यों है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो है ना वो अनबैलेंस होता है। समझो कि पहले ये एक क्लासरूम था, ये क्लासरूम को मैनेज एक टीचर कर लेते थे। अभी हमारे पास मानो 3 या 4 क्लासरूम है, तो उसके लिए 3 या 4 टीचर चाहिए ना, कि एक कैसे टीचर मैनेज कर पाएंगे 3 या 4 क्लास को। वैसे ही साइटोप्लाज्म का साइज तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहेगा, तो उतना छोटा सा न्यूक्लियस कैसे बैलेंस कर पाएगा। तो वही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो बेसिकली अनडिस्टर्ब होता है, तो जाके हमारा सेल डिवीजन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लियरली, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज होता है, तो वही कहता है कि सेल का ग्रोथ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और ये सब चल के क्या हो जाएंगे, हमारे बेसिकली सेल को डिवाइड कर देंगे। कहता है ऑल दिस प्रोसेस, सेल डिवीजन होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, सेल का ग्रोथ होना, hence have to take place in coordinated way to ensure the correct division and formation of progeny cell containing intact genome। बहुत प्यारा लाइन लिखा हुआ है, बहुत प्यारा लाइन, हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंटैक्ट जीनोम। कहता है ये सारे प्रोसेस जो भी हुए, सेल डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेल का ग्रोथ होना, ये सारे आपके एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं। कोऑर्डिनेटेड वे मतलब साथ साथ आपके मूव कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होगा, एक सेल का डिवीजन हुआ, अब सेल का डिवीजन हो गया, दूसरे टाइम सेल के डिवीजन के लिए क्या क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल का ग्रोथ होगा। तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके चलते रहते हैं, जो कि एंश्योर करता है कि आपका डिवीजन करेक्ट हो रहा है कि नहीं, और जो हमारी प्रोजेनी सेल बनी हुई है वो इंटैक्ट जीनोम कंटेन कर रही है कि नहीं। इंटैक्ट जीनोम का ये मतलब होता है कि जो आपके पेरेंट जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहे थे वही जेनेटिक मटेरियल प्रोजेनी आपकी कंटेन कर रही है कि नहीं, उसको भी हम एंश्योर करते हैं। बेसिकली प्रोजेनी को हम देखते हैं, क्योंकि जो मानो पेरेंट सेल कोई और जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहे हैं और बेबी कोई और कर रहा है, तो मतलब डिसऑर्डर हो चुका है बेबी के अंदर। इसीलिए तो बहुत सारे डिसऑर्डर वगैरह भी हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ेंगे आपके जेनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें हम लोग को पढ़ना है। आप लोग पहले भी पढ़े होगे 10th क्लास में, बट छोड़ देते हैं उन सारी चीज़ों को, आगे हम लोग को पढ़ना है। तो इंटैक्ट जीनोम का ये मतलब है कि हम चेक करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जो पेरेंट के पास जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है कि नहीं, मतलब जो प्रोजेनी के पास है या फिर नहीं है, जो नए आपके फॉर्म हुए हैं डॉटर सेल या प्रोजेनी, वो फॉर्म हुए कि नहीं। ध्यान रखेंगे, डॉटर सेल, प्रोजेनी, चाइल्ड वन, यंग वन, ऑफ स्प्रिंग, ये सब एक ही नाम है, ये अलग अलग जगह पे यूज होता है, अलग अलग। मैं कभी डॉटर सेल बोलूंगी तो समझ जाना कि वो न्यूली फॉर्म्ड हुआ है,
चाइल्ड वन बोल सकती हूँ, यंग वन बोल सकती हूँ, ऑफ स्प्रिंग बोल सकती हूँ, प्रोजेनी बोल सकती हूँ, ये सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं। कहता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट। अभी हम लोग एनसीईआरटी से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ अभी समझने वाला नहीं है, जहां पे भी समझने वाला आएगा वहां पे हम लोग क्लियरली समझेंगे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इस जीनोम synthesis the other constituent of the cell eventually divide into two daughter cell is termed cell cycle। मतलब सेल साइकिल में क्या क्या होगा, इस सीक्वेंस में क्या होगा, पहले सेल डुप्लीकेट्स करेगा अपने जीनोम को, जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल, आपके जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो जीनोम को बेसिकली डुप्लीकेट करने का मतलब यही है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसिस होगा अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स। अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स मतलब एनिमल की बात करें तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, आपके और भी जो भी सारी चीजें, जो भी आपके ऑर्गेनेल वगैरह हैं, आपके प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस होता है, और भी जो सारे कंस्टिट्यूएंट है उनकी चीजें क्या होती है, सिंथेसिस होती है। हम पढ़ेंगे कौन कौन से फेज में क्या क्या सारी चीजें बनती है। आ जाओ, तो ये सारी चीजें हो ना जिसमें सेल अपना क्या कर रहा है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है हमारे सारे कंस्टिट्यूएंट को, और इवेंचुअली वो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा इनटू टू डॉटर सेल, और इन सारे प्रोसेस को ही हम क्या बोल देंगे, सेल साइकिल बोल देंगे। डन, यहां तक कोई भी दिक्कत? चलो आगे मूव करते हैं, आ जाओ। कहते हैं ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि जो हमारा सेल ग्रोथ होता है, जब हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में बात करें, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कि वो हर एक फेज में होगा। जरूरी नहीं कि जीवन में होगा, आगे जीवन S एंड G2 आपको आगे पढ़ना है, तो मैं बता रही हूँ, आगे मिलेगा तो ये लाइन आप लोग कनेक्ट कर लोगे, वहां पे भी लिखा है कि ये साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो होता है ना, वो हर एक फेज में होगा। साइटोप्लाज्म का साइज हमेशा इंक्रीज करते रहेगा, क्योंकि एट द एंड गेम किसका है, साइटोप्लाज्म का ही। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का ही रेशियो अनबैलेंस होगा कि वो डिवीजन होगा दो आपके पार्ट्स में। तो आपके क्या हुए, तो हमारा सेल ग्रोथ जो होगा साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा आपका चलते रहेगा, थोड़ा बहुत आपकी साइज साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होते रहेगा। डीएनए सिंथेसिस अकर होगा केवल एक स्पेसिफिक फेज में, स्टेज इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल का एक स्पेसिफिक स्टेज आएगा जिसमें केवल क्या होगा, हमारे डीएनए का डुप्लीकेशन होगा या फिर डीएनए सिंथेसिस होगा। उस फेज को हम बोलते हैं एस फेज, या फिर एस का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब एस फेज का मतलब ही आ गया सिंथेसिस, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, सिंथेसिस करेगा। तो डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होगा, हमारे एस फेज में होगा। इसीलिए लिखा है कि केवल एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल पे होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। कहता था रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो हमारा जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मतलब डीएनए की बात कर रहा है, जो हमने डीएनए, वही मैंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेट करने की बात करें या फिर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करने की बात करें या जीनोम रेप्लिकेट करने की बात करें, तीनों एक ही चीज है, क्योंकि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम के ऊपर आपका जीन प्रेजेंट होंगे। तो आपका यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम या फिर डीएनए रेप्लिकेट हुए हैं वो हमारे डॉटर न्यूक्लियाई में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बहुत कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट है, हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे हम प्रोसेस। अभी तो हम इंट्रो ले रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है। ये जो भी इवेंट होते हैं बेसिकली वो एक जेनेटिक कंट्रोल के अंदर में होते हैं। कुछ जीन वगैरह उनको क्या कर रहे होते हैं, कुछ हार्मोनल या फिर जेनेटिक कंट्रोल उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग इंट्रो देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा होगा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यस, आ जाओ फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखते हैं। सेल साइकिल के हमारे क्या क्या फेज है। पहले ये समझे कि जो हमारा टिपिकल यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा, 9th 10th पढ़ के आ रहे हो। बेसिक समझना चाहो तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होंगे, बट यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक में इन जनरल बैक्टीरिया वगैरह आ गए, यूकैरियोटिक जैसे ह्यूमन बींग वगैरह आ गए। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो जो जैसे कि ह्यूमन सेल जिसको हम कल्चर कर रहे हैं, कल्चर का मतलब किसी भी सेल्स को या फिर किसी चीज को, किसी बैक्टीरिया को, किसी ऑर्गेनिज को या किसी सेल को किसी मीडियम में ग्रो कराना, कल्चर कराना होता है। तो कल्चर का मतलब अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो
ग्रो इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में उनका अपना अलग अलग मीडियम होता है, अलग अलग चीजें में आगे पढ़ोगे, अभी तो 11th स्टार्ट किए हो, मिलेगा कैसा कैसा क्या क्या मीडियम होता है, जब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे ग्रो इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में क्या करना, ग्रो कराना, मतलब कल्चर कराना। जब हम किसी मीडियम में ह्यूमन सेल को हम कल्चर कराए तो वो उससे हमको पता चला कि ह्यूमन सेल का जो सेल है वो डिवाइड करता है 24 आवर्स में, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है डिवाइड करने का ह्यूमन सेल का वो 24 आवर है। तो कहता है दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। आगे पढ़ोगे मतलब कि जो सेल आपका डिवीजन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि सब 24 घंटे में ही डिवाइड करेंगे। जैसे बैक्टीरिया देख लो 20 मिनट्स में भी डिवाइड करते हैं, ईस्ट आपका 90 मिनट्स में डिवाइड करता है। ये नीट का PYQ है, ईस्ट आपका 90 मिनट्स में डिवाइड करता है, ध्यान रखना। कहता है दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, मतलब कि जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा, मतलब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, सेल टाइप टू सेल टाइप डिपेंड करेगा, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या फिर अलग अलग सेल टाइप में वो वैरी करेगा अलग अलग। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल वो अपना क्या करता है, 1.5 घंटे में उसकी सेल साइकिल कितनी होती है, ओनली 90 मिनट्स, 1.5 आवर की आपकी उसकी क्या होती है, सेल साइकिल होती है। अब आ जाओ सेल साइकिल के हमारे दो फेज है जो हम लोग पढ़ रहे थे, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज सुन के क्या लगता है, कहीं ना कहीं बीच का इंटरवल होगा। जैसे आप मूवी वगैरह देखने जाते हो तो मूवी के फर्स्ट हाफ होते हैं, सेकंड हाफ होते हैं, बीच का इंटरवल होता है। तो वैसे ही आपके एम फेज हुए, एक एम फेज हुआ फिर दूसरा एम फेज हुआ, उसके बीच का जो टाइम होता है ना वो इंटरफेज होता है। तो इंटरफेज में इंटरवल में आप क्या करते हो, वॉशरूम वगैरह जाते हो, पानी पियोगे, पॉपकॉर्न लोगे, मतलब खुद को प्रिपेयर करोगे ताकि हम सेकंड हाफ देख सके। जस्ट लाइक दैट आपका इंटरफेज होता है, डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। जैसे मानो कि आपका सेल डिवीजन करना है तो सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन तो होना चाहिए ना कि DNA का डुप्लीकेशन हो जाए, सेंट्रियोल अगर एनिमल में है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाए, आपके जो भी ऑर्गेनेल हैं उनका डुप्लीकेशन हो जाए, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाए, आपका साइटोप्लाज्मिक का साइज इंक्रीज हो जाए। तो ये सारे जो प्रिपरेशन होते हैं वो कब होंगे, आपके इंटरवल के टाइम होंगे, और उस इंटरवल को उसने क्या बोल दिया, इंटरफेज बोल दिया। तो इंटरफेज क्या होता है, द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, मतलब दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो इंटरवल होगा ना उसको हम क्या बोल देंगे, इंटरफेज। और एम फेज किसको बोलेंगे, एम मतलब होता है माइटोसिस, माइटोसिस फेज किसको बोलेंगे, वो टाइम वो ड्यूरेशन जहां पे एक्चुअल हमारा सेल डिवीजन होगा। मतलब कि पहले के योद्धा लोग जंग लड़ने की तैयारी करते थे, तो जंग लड़ने की तैयारी 2-2 महीने 1-1 महीने पहले से स्टार्ट होती थी, लेकिन जंग कितने टाइम के लिए लड़ा, एक दिन के लिए लड़ा जाता था। तो वो तैयारी जो हो रही है ना वो इंटरफेज में हो रही है, और जो एक्चुअल जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो एम फेज में हो रहा है, जो एक्चुअल सेल डिवीजन हमारा हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एम फेज में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ओवरव्यू ये सारी चीजों को दे रही हूँ, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। जब हम जंग की तैयारी करते हैं, जंग लड़ने की, मानो किसी से लड़ाई करने जाना है, तो उस टाइम पे योद्धा लोग क्या करते थे, अपना आदेश दे दिए कि 1 महीना पहले 2 महीना पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो इंटरफेस कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रिपरेशन कहीं ना कहीं चीजों की क्या होगी, ज्यादा होगी। युद्ध तो एक ही दिन लड़ा जाता है ना, तैयारी हो सकता है 10 दिन पहले 15 दिन पहले से चल रही हो, तो वैसे ही प्रिपरेशन जो होगा, जो इंटरफेज होगा वो लंबा होगा, किसके कंपैरिजन में, एम फेज के, क्योंकि एम फेज का काम क्या है, वो तो डिवाइड कर देगा, लेकिन जो प्रिपरेशन है उसमें तो टाइम लगेगा ना। तो जो हमारा इंटरफेज होता है इन कंपैरिजन टू एम फेज क्या होता है, बेसिकली लंबा होता है, लॉन्गर होता है। आ जाओ, यही सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है, पढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया इसी सारी चीजों को हम लोग सेंटेंस में देखते चलेंगे। आ जाओ, कहता है तो एम फेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, मतलब कि जो हमारा एम फेज होगा इस टाइम पे एक्चुअली हमारा सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस हो रहा होगा। जो हमारा इंटरफेज होता है, जो हमारा इंटरवल होता है, वो क्या होता है, दो फेज के बीच का, दो मूवी का फर्स्ट हाफ, मूवी का सेकंड हाफ के बीच का टाइम। तो वही कहता है बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, आपका तो वो फेज जो दो आपके एम फेज के बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरफेज बोलते हैं। डन। आ जाओ, कहता है इट इज द सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल, मतलब कि अगर ह्यूमन सेल, अगर क्या ह्यूमन सेल मैंने पढ़ा है कि ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से इंटरफेस कितने टाइम का होना चाहिए,
बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू एम फेज। तो यही कहता है कि जो हमारे 24 आवर्स होते हैं डिवाइड करने के, उसमें से ओनली 1 आवर्स में हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। बाकी का जो 23 घंटा होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। सेल अपना प्रिपेयर कर रहा होता है, खुद को लड़ाई करने के लिए, जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। तो वो प्रिपरेशन लंबा होगा, 23 घंटे का होगा, और 1 घंटे में हमारा क्या होगा, एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। ऐसे ही आपके ईस्ट बैक्टीरिया में भी आपके इंटरफेज ज्यादा टाइम के लिए होंगे, एम फेज क्या होगा, शॉर्टर होगा। तो यही कहता है कि अगर 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन सेल के सेल साइकिल का, तो उसमें से सेल डिवीजन जो होता है वो प्रॉपर केवल 1 घंटे का होता है। बाकी 23 आवर्स क्या होते हैं, हमारे प्रिपरेशन होते हैं, मतलब इंटरफेज चल रहा होता है। तो जो इंटरफेज होता है वो लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल लेता है। जो भी हमारे 95% जो होते हैं टाइम, वो कौन ले लेता है, इंटरफेज ले लेता है। फॉर लेस देन 5% हमारा कौन लेता है, हमारा एम फेज लेता है, माइटोसिस फेज लेता है। तो 23 घंटे हमारा क्या होगा, इंटरफेज होगा। लास्ट के 1 घंटे हमारे क्या होंगे, एम फेज चल रहे होंगे। आ जाओ थोड़ा सा अब और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कहता है जो हमारे एम फेज होते हैं, वेट, जो हमारे एम फेज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब समझो एम फेज के फर्दर हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है एम फेज के हमारे 2 पार्ट होंगे। कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। ध्यान देंगे, कैरियोकाइनेसिस में कैरियो का जो मतलब होता है वो न्यूक्लियस होता है। कैरियो का क्या मतलब होगा, न्यूक्लियस। और काइनेसिस का क्या मतलब होगा, डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, एंड अगेन काइनेसिस का मतलब क्या होगा, डिवीजन। तो हमारा जो कैरियोकाइनेसिस है उसका मतलब हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन, हमारा साइटोकाइनेसिस है उसका मतलब हुआ साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो हमारा जो एम फेज है ना वो स्टार्ट किससे होगा, न्यूक्लियस के डिवीजन से। ऑब्वियसली मानो कि ये हमारा एक सेल है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो पहले एक छोटी चीजें अंदर की डिवाइड होगी, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो हमारा जो एम फेज है वो स्टार्ट इससे होता है, एम फेज हमारा स्टार्ट किससे होगा, हमारे कैरियोकाइनेसिस से, और हमारा एम फेज एंड किस पे होगा, हमारे साइटोकाइनेसिस पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंटरफेज। देन देखो एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। यूजुअली एंड होगा साइटोप्लाज्म के डिवीजन से, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इंटरफेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। बट रेस्टिंग फेज का ये मतलब नहीं है कि उस टाइम पे चीजें आराम चल रही होगी, लोग वहां पे बेसिकली आराम चल रहा होगा। जैसे कि आप मूवी देखने जाते हो, उसी से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वही बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। अगर मूवी देखने जा रहे हो तो इंटरफेज में क्या होता है, एक्टिविटी तो करते हो ना, इंटरवल में क्या करते हो, एक्टिविटी तो करते हो ना, निकल के हॉल से जाते हो, पानी पीते हो, पॉपकॉर्न लेते हो, तो एक्टिविटी तो कर रहे हो ना, बट वो कहीं ना कहीं एक क्या है, रेस्टिंग है, रेस्ट कर रहे हो। तो रेस्टिंग का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी एक्टिविटी नहीं चल रही है। तो वैसे ही इंटरफेज में, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा है कहीं कहीं आपको डीपीपी वगैरह में मिलेगा कि इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं बिकॉज वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती। वो स्टेटमेंट देगा कि एक्टिविटी नहीं होती है और आप टिक कर दोगे, नहीं,
इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी। ऑब्वियसली वहाँ पे सारे प्रिपरेशन हो रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, आपके जो भी ऑर्गेनेल है उनका डुप्लीकेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है, तो एक्टिविटी तो हो रही है हमारी, तो एक्टिविटी होती रहेगी। बट इन जनरल मतलब कि हम उस टर्म में बोल देते हैं कि वो माइटोसिस के टर्म पे वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, माइटोसिस कहीं ना कहीं एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, तो उस सेल डिवीजन के टर्म में हम यहाँ पे इसको रेस्टिंग फेज बोल देते हैं। तो इंटरफेज, इसलिए हम इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन। देखो सेल क्या करता है, खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, इसलिए उसको हम बेसिकली रेस्टिंग बोल देते हैं कि वहां पे डिवीजन नहीं हो रहा है, बेसिकली प्रिपरेशन हो रहा होता है। कैसे प्रिपरेशन हो रहा होता है? बाय अंडर गोइंग, क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा। कैसे ग्रोथ होगा? साइटोप्लाज्म का साइज हमारा इंक्रीज होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन बोल लो, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन बोल लो, या फिर जीनोम का बोल लो, इन एन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में आपका चीजें चलती रहेंगी। हम पढ़ेंगे कैसे कैसे सीक्वेंस में होता है। फर्दर हमारा इंटरफेज अब फर्दर हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को हम गैप 1 बोलेंगे, S सिंथेसिस एंड G2 इज गैप 2 फेज। ये हमारे टोटल हमारे ये 3 फेज है, इन तीनों फेज को हम क्या करेंगे, कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ तक ध्यान रखना, एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम तो अभी वैसे नहीं पढ़ने वाला है, आगे ही हम लोग पढ़ेंगे, बट एक बार ध्यान में रख लो क्या होता है। जैसे देखो ये क्या है, हमारा एम फेज है, ध्यान से देखो ये एम फेज है, और बाकी ये पूरा का पूरा हमारा क्या दे रखा है, इंटरफेज। तो एम फेज छोटा है, इंटरफेज क्या है हमारा, बड़ा दे रखा है। ध्यान से देखो, ये हमारा इंटरफेज हो जाएगा और ये हमारा एम फेज हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक इंटरफेज हो जाएगा। इंटरफेज के फर्दर 3 पार्ट्स, G1, S एंड G2। आगे पढ़ोगे एम फेज के 2 पार्ट हम लोग पढ़े, कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, तो पहले देखो G2 के बाद कौन सा स्टार्ट होगा, G2 प्रिपेयर हो गया, प्रिपरेशन यहाँ पे एंड हो गई, तो यहाँ पे आपके एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा एम फेज में। तो एम फेज स्टार्ट किससे होता है, कैरियोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन हमारे 4 पार्ट में बांटे गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। पीमैट से याद कर सकते हो आप, आगे पढ़ लेंगे, हम तो पढ़ना ही है, पीमैट से ध्यान रख सकते। ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये हमारा कैरियोकाइनेसिस यहाँ तक खत्म हो गया। फिर हमारा साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद 2 ऑप्शन होता है, या तो फिर सेल डिवीजन कंटिन्यू रह सकता है, या फिर सेल यहाँ से एग्जिट ले सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग को डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे आपके G1, S एंड G2। उसके बाद हमको G0 पढ़ना है, एंड देन हम अपना कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 पार्ट पढ़ने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फिर हमारा पढ़ना होगा आपको साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद फिर हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये सारी चीजें देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही रहने दो।